फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 26 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका विस्तार से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज हम लोग बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, मतलब हम लोग नहीं, बांग्लादेश मना रहा है, अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कौन सा दिवस मना रहा है? इंडिपेंडेंस डे मना रहा है बांग्लादेश। तो 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से जो है अलग होकर के नया देश बन गया था बांग्लादेश। पहले आप सब जानते होंगे, पहले एक होता था पश्चिमी, कौन सा पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक होता था पूर्वी, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये अलग होकर के जो है अपना बांग्ला भाषा के आधार बना करके ये अलग हो गए थे। कब? 26 मार्च 1971 में। आप जानते होंगे भारत में इसको आजाद कराने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगर भारत ना सहयोग किया होता तो ये देश जो है आज पाकिस्तान ना बन पाता। तो इसीलिए भारत जो है, भारत के इस यहाँ जो इसके आजाद कराने में वहाँ के राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने बहुत योगदान किया देश को आजाद कराने में। भारत उसमें उनको जो है बहुत सहयोग किया। तो उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, उन्हीं की बेटी है जो अभी वर्तमान में वहां से भाग करके भारत में शरण ली है। उनका भारत और शेख हसीना के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा था। जब शेख हसीना के अधीन बांग्लादेश था, वहां की ये पीएम थी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन अभी वर्तमान में जब यूनिस सरकार आया है, मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है, अंतरिम गवर्नमेंट, भारत की रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, ये सब आप जानते होंगे। अभी कई बार ये भी न्यूज देखे होंगे कि यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान है, यहाँ राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है, उनकी मूर्तियां भी हटाए जाने लगे। तो कई सारे उसमें जो है इस बांग्लादेश में जो है कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, वो सब आप चर्चा में होंगे उससे। तो आज हम लोग क्या, बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। सॉरी, ये देखेंगे बांग्लादेश का आपका मैप है, इसकी राजधानी ढाका होती है। और ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा 4096 लगभग किलोमीटर सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा देश बांग्लादेश अपने साथ साझा करता है। क्यों साझा करता है? क्योंकि देखिए यहाँ से पूरा बाउंड्री हमारा जो है बांग्लादेश के साथ साझा हो रहा है। तो लगभग 4096 किलोमीटर भारत का जो है कोई किसी देश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री इसी के साथ साझा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? विकल्प में अजय मल्होत्रा, संजय सेठ, विकास ओझा, तुहिन कांत पांडे। तो सही उत्तर आपका रहेगा संजय सेठ को जो है वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये पहले जो है इनकी नियुक्ति 24 मार्च को हुई है। ये पहले आर्थिक मामलों के सचिव थे। किस मामलों के? आर्थिक मामलों के सचिव थे। अभी इनके जो है वित्त सचिव का कार्यभार दे दिया गया है, आर्थिक मामलों के सचिव अब वित्त सचिव बना दिया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो ये देखिएगा इनका अजय सेठ का इमेज है। अगला है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार किस वर्ष तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है। IMF का भी जो है ये रिपोर्ट आया है, तो इसमें कहा गया है कब तक कि भारत जापान को छोड़ करके चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मतलब पांचवी से चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, सॉरी। तो विकल्प में है 2025, 26, 27, 28। सही उत्तर आपका रहेगा 2025 तक जो है भारत जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं ये भी कहा गया है इसमें 2027 तक जो है तीसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था हो जाएगी जर्मनी को छोड़ करके। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसके बारे में। IMF की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत जो है 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और 2027 में जो है जर्मनी को पीछे छोड़कर, किसको पीछे छोड़ करके? जर्मनी को पीछे छोड़ करके जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिएगा अभी हम लोग पिछली बस किसको पीछे छोड़े थे? यूके को पीछे छोड़े थे। पहले हम लोग छठवीं अर्थव्यवस्था थे, अभी हम लोग कितने अर्थव्यवस्था पे आ गए हैं? पांचवी अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। यूके को हम पीछे छोड़ दिए हैं, जो कभी हमारे ऊपर गुलामी किया था, तो आज इनको हम पीछे छोड़ दिए हैं इस मामले में। तो
इसमें देखेंगे अभी वर्तमान में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। यूएसए की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। कहाँ की? यूएसए की अर्थव्यवस्था। और चीन की सेकंड स्थान पे है, जर्मनी की उसके बाद है, और जापान की उसके बाद है, भारत जो है 5वें स्थान पे, यूके 6वें स्थान पे है। अभी देखेंगे यूएसए की जो है अर्थव्यवस्था लगभग लगभग आपका 30 ट्रिलियन डॉलर की है। 30.3 ट्रिलियन डॉलर कहा जाता है। चीन की वहीं देखेंगे तो 19.5, लगभग 19, 19.5%, 19.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और वही देखेंगे जर्मनी की 4.9 ट्रिलियन है, जापान की 4.4, और अपने इंडिया की क्या है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। और यूके की जो है 3.7, इनको हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। 3.7 इसकी है, किसकी? यूके की। और अपने देश का याद रखना, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। आपसे ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और अभी 30.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे ऊंचे स्थान पे जो है, सबसे पहले स्थान पे यूएसए कायम है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप पढ़ जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की राजधानी है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। और इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट जारी किया जाता है। यही आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा इसका नाम जो है वैश्विक वित्तीय आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है। तो ये दोनों हिंदी में भी नाम है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो कौन ये कहा है कि भारत जो है जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो आईएमएफ कहा है। ये भी आपसे डाटा मतलब पूछा जा सकता है 2025 में। इसी वर्ष हम लोग पीछे कर देंगे इनको, ये जान लीजिएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है तेजी से बढ़ रही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमी है, सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी। अगला है, चर्चा में रहा होर्मुज जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? तो ये होर्मुज जल डमरू मध्य भी न्यूज में था। तो क्यों न्यूज में था उसको भी बताएंगे। पहले आपको बताना है कि ये किन दो जो है जल निकायों को जोड़ता है। विकल्प में फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, काला सागर एवं कैस्पियन सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर। तो ये जो है होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अभी देखते हैं क्यों न्यूज में है। यूएसए के साथ जो है तनाव के बीच ईरान के जो है होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अब मूसा के विवादित द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम जो है तैनात कर दिया है। तो ये होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जो है स्थित है, इसीलिए न्यूज में था होर्मुज जल डमरू मध्य। अब होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और अरब प्रायद्वीप, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और मुसंदम एक स्थान है ओमान का, उसके बीच जो है संकीर्ण जल मार्ग है। अभी आपको इमेज में दिखाते हैं तो अभी आपको पता चलेगा मैप में। देखिएगा जल डमरू मध्य में जो है प्रमुख द्वीपों में हेंगाम हो गया, होर्मुज हो गया और किस्म, ये सब शामिल है। होर्मुज जल डमरू मध्य क्यों महत्वपूर्ण रहता है? क्योंकि ये डब्लू मध्य एक वैश्विक व्यापार मार्ग है जो है, जिसे दुनिया की 30% एलपीजी और 25% तेल जो है गुजरता है, यहीं से होकर के जो है ये गुजरता है। ये इसलिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है। तो ध्यान रखना 30% एलपीजी कहीं किसी एक ही रास्ता से होकर गुजरता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना। अब इसका इमेज देखिएगा, ये देखेंगे इधर ऊपर ईरान हो गया, इधर आपका यूएई हो गया, इधर ओमान हो गया। अभी क्या बताएगा, ओमान का जो है आपका मुसंदम है, तो यहाँ है। तो इसके बीच में ये स्टेट ऑफ होर्मुज जो है, होर्मुज जल संधि स्थित है। गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, इसके बीच में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है इसके दोनों तरफ कौन से देश हैं, तो ईरान हो गया, यूएई या ओमान, दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। तो ये आपको सब याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए जानकारी आपको इससे मिलते रहे चैनल के माध्यम से। अगला है फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा?
तो भारत अभी इसमें जो है फाइनल में स्थान अपना बनाया है बहरीन को हरा करके, तो इसीलिए न्यूज में था। तो इसका आयोजन जो है आपका सऊदी अरब के जिद्दा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जिद्दा में। तो देखेंगे भारत ने बहरीन को हराकर फीबा पुरुष एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। अभी बताया ना, इसके लिए क्वालिफाई कर दिया गया है, भारत द्वारा क्वालिफाई कर लिया है। फीबा एशिया कप 2025 देखेंगे सऊदी अरब के जिद्दा में इसका आयोजन होगा 5 से लेकर के 7 अगस्त 2025 तक, मतलब अभी ये 3-4 महीना बाद होगा इसका आयोजन। शुरुआत इसका 1960 में फिलीपींस में किया गया था, फिलीपींस से, और 30वां संस्करण जो है पिछली वर्ष 2022 में किया गया था। इंडोनेशिया जिसमें जीता था, इंडोनेशिया में आयोजन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इसको जीता था, सेकंड स्थान पे आपका लेबनान था, मतलब उप विजेता लेबनान था, तो इसको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसको आयोजित कराता है। तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। मीज एक स्थान है स्विट्जरलैंड में, वहीं इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका आयोजन होगा, फिर जब उसका पूरा फाइनल होगा तब भी आपको बताया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशंस मंच में शामिल होने वाला 28वां विधानसभा या विधायिका कौन बना है? तो विकल्प में है आपका हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, असम। तो सही उत्तर आपका रहेगा दिल्ली, इसमें जो है शामिल हो गया, 28वां विधायिका बन गया है दिल्ली। अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसे कहते हैं NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इसमें शामिल होने वाला 28वां राज्य बना है, देखेंगे इसके बारे में। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च को 2025 को संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था करके राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन मंच, राष्ट्रीय ई विधान है, मंच में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका बन गई है। अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में जानिए। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे जो है कागज रहित कार्यवाही और विधि दस्तावेजों तक वास्तविक समय पर पहुंच को जो है सक्षम करके विधायी कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कागज रहित विधानसभा बनाने के लिए यह मुख्यतः लाया गया है। जिससे क्या होगा, इससे पारदर्शिता आएगी और कार्यों में जो जल्दी होगा और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा इसी के माध्यम से। तो विकसित इसको कौन किया था? संसदीय कार्य मंत्रालय इसको विकसित किया था। एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के तहत इसको विकसित किया गया था, भारत सरकार के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था और यही इसका जो है कार्य करता है, निगरानी करता है। उद्देश्य क्या है इस नेवा को जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लॉन्च करने का? तो सभी राज्य विधान मंडलों में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है। आप देखते होंगे कई सारे राज्य में डिजिटल जो है टैब लेकर के विधायक लोग बैठते हैं। पारदर्शिता बढ़ाना और जो है पारदर्शिता बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना और पर्यावरणीय स्थिरता को जो है बढ़ावा देना है। अगर देखेंगे नोट के रूप में तो नागालैंड 2022 में नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि किस राज्य विधानसभा ने जो है नेवा को पहली बार अपनाया था। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है नागालैंड ने अपनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य है तब भी ये अपनाया था अपने यहाँ। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने जो है किस राज्य में 100 से अधिक लगभग 110 या 112 मेगालिथ की खोज की है? तो मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ होता है, इतिहास में आप जाएंगे तो बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। तो मेगालिथ की खोज की है कहाँ? विकल्प में है केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा केरल में इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है, आप जानते होंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये भारत में जो ऐतिहासिक भूमि है उसकी रक्षा करता है, उसको जो है संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। और खुदाई कहीं करना है, ऐतिहासिक खुदाई, तो वो सब जो कार्य करता है। इसकी स्थापना 1861 में किया गया था। तो डिटेल में देखते हैं इसको तब बताते हैं। ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केरल के पलक्कड़ में और मलमपुझा बांध के पास लगभग 110 मेगालिथ की खोज की है। तो इसको ध्यान रखना है, कितनी? लगभग 110 है। ये संरचनाएं क्या है? ये संरचनाएं मुख्यतः ग्रेनाइट्स, स्लैब्स एवं पत्थर से निर्मित है।
और मेगालिथ तो क्या होता है, तो यह बड़े आकार की पत्थर की संरचना है जो मुख्यतः दक्षिणी भारत में पाई जाती है। देखिए उत्तरी भारत में भी पाया गया है मेगालिथ, लेकिन मुख्यतः जो है कहेंगे बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े मेगालिथ कहाँ पाए गए हैं, दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे। पुरातत्व विभाग जो है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1861 में किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इंग्लैंड के व्यक्ति थे, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय वर्तमान में इसके तहत, संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ध्यान रखना है, देखेंगे आप जब राखाल दास बनर्जी हो गए, ये सब का नाम सुने होंगे, तब कौन कौन था, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है खोज ये जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, राखाल दास बनर्जी हो गया और एक नाम है जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके द्वारा जब खोज किया गया था, तो ये इसी के सदस्य थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य थे, उन्हीं द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला है, ये देखेंगे आपका मेगालिथ है केरल में, यही इसका खोज किया गया है, ऐसे होते हैं मेगालिथ। अगला है, चर्चा में रहा सीथिया रोजमेलेंसिस क्या है, तो ये क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, मीठे पानी के शैवाल की नई प्रजाति, बैक्टीरिया वायरस, एक प्रकार का दुर्लभ फूल। तो सही उत्तर पहला आपका रहेगा, मीठे पानी के शैवाल की एक नई प्रजाति है, क्या, सीथिया रोजमेलेंसिस। अभी शोधकर्ताओं ने केरल के कोल्लम जिले के रोजमाला में एक नई मीठे पानी की शैवाल प्रजाति है जिसका सीथिया रोजमेलेंसिस की खोज की है। और देखिएगा रोजमाला के नाम से इसका जो है रोजमेलेंसिस इसको रखा गया है। भारत में देखेंगे सीथिया प्रजाति जो है अत्यंत दुर्लभ है, हिमालय से पहले केवल एक ही स्थान पे इसको देखी गई थी, एक ही देखी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2025 का, राम सुतार का, आर के श्री राम कुमार का, उसके बाद हाँ आर के श्री राम कुमार है, और संजय मल्होत्रा का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका बी, आर के श्री राम कुमार का इसको जो है संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। म्यूजिक एकेडमी इसको देता है 2025 के लिए। म्यूजिक एकेडमी ने प्रसिद्ध वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को संगीत कला निधि अवार्ड देने की घोषणा की है। तो ये आपको ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर के श्री राजकुमार को दिया गया है, राम कुमार को, राजकुमार नहीं राम कुमार, तो ये जो है क्या है, तो ये वायलिन वादक है, इनको दिया गया है। और भरतनाट्यम के कलाकार है उर्मिला सत्यनारायण, इनको जो है नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। किसको, उर्मिला सत्यनारायण को। संगीत कला निधि अवार्ड जो है इसका अन्य नाम है संगीत और कला का खजाना, इसको कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे तो इसको मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा दिया जाता है। 1983 में इसको 43 में इसको शुरुआत की गई थी, 43 ना कि 83। और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व योगदान देने के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक संगीत में जो योगदान देता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। ये दिवस जो है आपका 1-2 दिन पहले मनाया गया था, लेकिन ये छूट गया था, इसके कारण से हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज था ये आपका। 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, तो ये कब मनाया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, 23 मार्च को यह दिवस मनाया गया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, 23 मार्च को मनाया गया था। तो जिस आप जानते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये पूरे विश्व में जो है मौसम से संबंधित घटनाओं को निगरानी करने के लिए, पूरे विश्व में जो है मौसम से कैसे जो है मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल किया जाए और उसको जो है डाटा बताने के लिए मौसम से संबंधित ये सब उस पर कार्य करता है। कौन, WMO उस पर कार्य करता है। तो उसकी स्थापना दिवस था। इसको जो है 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 1961 से इसको जो है शुरुआत हो गई थी इस दिवस को मनाने की। और थीम है क्लोजिंग दी अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, इस थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, इसको ध्यान रखना है।
23 मार्च को हम लोग यह दिवस मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्त आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्र, जिससे आपको नई नई जानकारी इससे मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक पढ़ाई अपने जारी रखिएगा। थैंक यू।